बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ मजहर है और मैं 6th क्लास के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट का टीचर हूँ। पिछले हफ्ते हमने यूनिट नंबर 4 अ ग्रेट ट्रेन जर्नी उसकी कुछ एक्सरसाइजेस और फिर बाय द एंड ऑफ आवर वीक हमने एक पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस की थी माय फेवरेट बुक। उम्मीद है आपने तमाम होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। हमने इंग्लिश के वाले से एक सब ग्रुप बनाया है। अब आप अपनी तमाम तरह असाइनमेंट्स और जो आपका होमवर्क है या लेक्चर्स के हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप उसी ग्रुप में भेजा करेंगे। ग्रुप का नाम है 6th इंग्लिश ग्रुप KMCP। आप सब जल्द अज जल्द उस ग्रुप को ज्वाइन करें। मेन ग्रुप में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप खुद ब खुद इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द अज जल्द इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने तमाम तरह असाइनमेंट्स और जो लेक्चर्स के हवाले से आपके क्वेश्चंस हैं वो फिर इस ग्रुप में भेजिए। आज हम इंशाअल्लाह ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउंस कवर करेंगे और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक और इंट्रोगेटिव। ये 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के एसेंडर्स, आफ्टर गोइंग थ्रू टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज प्रोनाउन। आप प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकेंगे। नो अबाउट द यूजेज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के इस्तेमाल के बारे में जान सकेंगे। लर्न अबाउट 4 इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दैट इज पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की 4 अहम किस्मों के बारे में जान सकेंगे, यानी पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की डेफिनेशन एंड यूजेज, प्रोनाउन की तारीफ और उसका इस्तेमाल। A pronoun is a word used instead of a noun or which takes the place of a noun. एक प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जो नाउन की जगह ले लेता है, which has already been mentioned or already known. एक ऐसा नाउन जिसका पहले से ही तस्करा कर दिया गया हो या जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हों। इसकी एग्जाम्पल, there was a king, the king was noble and kind, all the people loved the king. You can see that the repetition of the word king seems quite absurd. आप देख सकते हैं कि जो हम बार बार लफ्ज किंग एक दफा, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा बार बार लफ्ज किंग रिपीट कर रहे हैं, ये काफी अजीब सी लगती है। So we need a word that saves us from such repetition. हमें एक ऐसा लफ्ज चाहिए जो हमें इस बार बार की तकरार से महफूज रख सके। ये जो हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं, नाउन को रिपीट कर रहे हैं, इसको रोक सके, हमें इससे बचा सके। Now let's see the same paragraph in another way. चलें अब इसी पैराग्राफ को एक और शक्ल में देखते हैं। There was a king, he was noble and kind, all the people loved him. In this case, इस केस में we have used words like he and him for the noun king. हमने noun king यानी इसम king के लिए he and him के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। Such words that may replace nouns to save us from repetition are called pronouns. इस तरह के अल्फाज जो हमें nouns की तकरार से बचा सकें और उनकी जगह ले सकें, इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में भी तब बात करते हैं। 4 प्रोनाउन जिनका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं आज के लेक्चर के आगाज में। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का वर्ड बेटे पर्सन से है ऑब्वियसली, तो पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रेफर टू 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 पर्सन्स की तरफ रेफर करते हैं या उनका हवाला देते हैं। हम सब जानते हैं 3 पर्सन्स क्या हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है इंग्लिश में, एक सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उस 7 प्रोनाउन जिनकी डिवीजन की गई है। द स्पीकर और द फर्स्ट पर्सन, इसमें आई और वी होते हैं, मैं और हम, यानी वो शख्स जो खुद बोलने वाला है। फिर द पर्सन स्पोकन टू, वो शख्स जिससे बात की जा रही है, और द सेकंड पर्सन या जिसे हम सेकंड पर्सन कहेंगे,
यू बेटा सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी। आपके सामने एक फर्द है, आप उसके लिए भी लफ्ज यू इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो इवन देन यू विल बी यूजिंग द प्रोनाउन यू फॉर देम। सो जिस शख्स से आप मुखातिब हैं या जिसे सेकंड पर्सन कहा जाएगा, वो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हालतों में इस्तेमाल होता है। नंबर थर्ड, द पर्सन स्पोकन अबाउट और द थर्ड पर्सन, वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही हो या थर्ड पर्सन। इसमें ही, शी और इट सिंगुलर होते हैं बेटा, दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। मैंने येलो कलर इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चल जाए हर प्रोनाउन का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आई गो टू स्कूल, वी डीन इन शुगर। यू आर अ स्टूडेंट, यू ऑल वर्क हार्ड। He is an honest man. She is a doctor by profession. It rains a lot here. They are good friends. So I और we बेटे first person की examples हैं। You are a student. You all work hard. एक दफ़ा हमने एक तालिब इल्म के लिए यू का इस्तेमाल किया, फिर बहुत सारे लोगों के लिए हमने यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऑल के वर्ड से हमें पता चलता है। फिर ही, शी और इट बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल की एक एग्जाम्पल है। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की शक्लें या सूरतें। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसकी 3 सूरतें होती हैं, शक्लें होती हैं। मैंने उनको मुख्तलिफ कलर्स में इसलिए कर दिया सो दैट दे बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। नॉमिनेटिव, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। नॉमिनेटिव में बेटे हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सबको नॉमिनेटिव फॉर्म कहते हैं। दिस फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट जिसे आप उर्दू में फाइल कहते हैं, ये हालत सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज पोजेसिव, माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। वी शो पोजेशन ऑफ सम नाउन विद दिस फॉर्म। इस फॉर्म से हम किसी नाउन की पोजेशन, उसकी मिल्कियत जाहिर करते हैं। फिर एक्यूजेटिव केस बेटा मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। दिस फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हालत हमेशा जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी नॉमिनेटिव केस को हम वर्ब से पहले रखते हैं और इसी तरह एक्यूजेटिव केस जो है बेटे ये फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद होता है, इसीलिए हम इनको एज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनेटिव में आप देख सकते हैं मैंने एज सब्जेक्ट हाईलाइट किया वी और यू को। वी लाइक फुटबॉल वेरी मच, यू ओबे योर पेरेंट्स। फिर पोजेसिव में दिस बुक इज माइन, दैट होम इज योर्स। ये माइन और योर जो है इनको येलो कलर में पोजेसिव शो करने के लिए हाईलाइट किया है। फिर एक्यूजेटिव, हिज पेरेंट्स लव हिम, आवर टीचर्स गाइड अस। आप देख सकते हैं लव के बाद हिम का वर्ड और इसी तरह गाइड के बाद अस का वर्ड जाहिर करता है कि ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, बिकॉज दे हैव बीन प्लेस्ड आफ्टर अ फॉर्म ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में दूसरी टाइप है बेटे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का वर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट से है, जो कि एक वर्ब है, यानी किसी चीज का किसी तरफ वापस पलटना, एक मखसूस डायरेक्शन में, एक मखसूस सेंस में वापस आना। व्हेन सेल्फ से पहले डैश है, इसका मतलब इससे पहले कोई और वर्ड होगा बेटा। व्हेन सेल्फ और सेल्व्स इज एडेड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वी गेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम सेल्फ और सेल्व्स को प्रोनाउन की मुख्तलिफ शक्लों के साथ ऐड करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की मुख्तलिफ शक्लों के साथ ऐड करते हैं, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हासिल होते हैं। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में बेटे हम पर्सनल प्रोनाउन की शक्ल आई के लिए माई लेते हैं और वी के लिए आर लेते हैं। माई के साथ सेल्फ ऐड करते हैं तो वो माई सेल्फ बन जाता है प्लूरल में। आर के साथ सेल्फ ऐड करते हैं तो वो आर सेल्फ बन जाता है। सेकंड पर्सन में बेटे योर के साथ सेल्फ भी ऐड होता है और सेल्फ भी। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हालतों में इस्तेमाल होता है। तो अगर सिंगुलरली एक शख्स के बारे में बात करेंगे जिससे जो हमारे सामने है, जिससे हम मुखातिब हैं, हम योर सेल्फ लिखेंगे और अगर वही प्लूरल होगा तो योर सेल्फ कर देंगे।
फिर थर्ड पर्सन में बेटे सिंगुलर में हिम, हर और इट लिया जाता है पर्सनल प्रोनाउन से, इसके साथ सेल्फ ऐड किया जाता है और हम हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ हासिल करते हैं। लाइकवाइज प्लूरल में देम के साथ हम सेल्व्स ऐड करते हैं तो हमें देमसेल्व्स मिल जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर कॉल्ड सो बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट का किया हुआ अमल ही उसकी तरफ पलटता है या उसकी तरफ वापस आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजुअली एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। ये अमूमन जुमले में फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्लेस होते हैं, एज ऑब्जेक्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और उसी चीज या शख्स का हवाला देते हैं जो जुमले का सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट से पहले जो हमने प्रोनाउन रखा है उसी की तरफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इशारा करते हैं। टू मेक थिंग्स सिंपल, अगर हम चीजों को थोड़ा सादा करें या आसान करें, उनमें से तो हम कह सकते हैं दैट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम पर्सन और थिंग, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जुमले में एक ही फर्द या एक ही चीज को कहा जाता है। इसकी दो एग्जांपल्स दी हैं बेटा। द थीफ कर्स्ड हिमसेल्फ, चोर ने खुद को बुरा भला कहा, यानी बुरा भला कहने वाला और जिसको बुरा भला कहा जा रहा है वो एक चोर ही है। सो हिमसेल्फ का वर्ड जाहिर करता है कि चोर ने खुद को, अपने आप को ही बुरा भला कहा। द लिटिल गर्ल कुड इंजोर हर सेल्फ, छोटी बच्ची खुद को जख्मी कर सकती थी। सो हर सेल्फ का वर्ड अगेन रिफ्लेक्ट होता है द लिटिल गर्ल की तरफ। सो नुकसान, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली और वो नुकसान करने वाली वो बच्ची है। सो आपने देखा कि व्हाटसोएवर द एक्शन इज, एक्शन ऑफ कर्सिंग और इंजूरिंग, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस कर्स का, कर्सिंग का थीफ की तरफ और इसी तरह इंजूरिंग का लिटिल गर्ल की तरफ। In the example above, himself and herself have been placed after the verbs cursed and injured. ऊपर दी गई एग्जाम्पल में हमने himself और herself को verbs cursed और injured के बाद रखा है and therefore they act as object, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी himself और herself ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में है। The formation of emphatic pronouns is the same, यानी इनकी जो बनावट है, इनकी को हासिल करने का जो तरीका है वो वैसे ही है। कैसा? जैसा भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में सीखा देखा। That is by adding self or selves to different forms of the personal pronoun. और वो तरीका क्या था कि हम सेल्फ या सेल्स को ऐड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की मुख्तलिफ शक्लों के साथ। बट द फंक्शन इन अ सेंटेंस इज डिफरेंट, लेकिन इनका जुमले में जो काम है वो मुख्तलिफ है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मुख्तलिफ है। Whereas reflexive pronouns form the subject and object in the same sentence. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करते हैं कि वो जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी एक ही फर्द या चीज जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। Emphatic pronouns, as the name suggests, emphatic pronouns जैसा कि इनके नाम से जाहिर होता है, are only used to lay emphasis to the subjects they refer to. ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि इनके जरिए सब्जेक्ट्स पर, फाइल पर एम्फेसिस किया जा सके, जोर दिया जा सके। यानी emphatic pronouns का फंक्शन एज ऑब्जेक्ट नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एज ऑब्जेक्ट होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोर देना होता है उस नाउन या प्रोनाउन पे जो जुमले का सब्जेक्ट होता है। We have some other noun or pronoun as the object of the sentence, यानी हमारे पास कोई और नाउन या प्रोनाउन होता है जिसे हम जुमले का ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम एम्फैटिक प्रोनाउन को जुमले का ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि इसके अलावा हमारे पास कोई और नाउन या प्रोनाउन होता है जो जुमले के ऑब्जेक्ट के तौर पर अपना रोल प्ले करता है। इफ एम्फैटिक प्रोनाउंस आर लेफ्ट आउट, अगर हम जुमले में से एम्फैटिक प्रोनाउंस को निकाल भी दें, द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस, उसके बावजूद भी जुमला बामानी होगा, हमारी समझ में आएगा। इसकी दो एग्जांपल्स हमने लिखी बेटा। शी हरसेल्फ गिव मी दिस एड्रेस। अब आप देख सकते हैं कि
दिस एड्रेस की शक्ल में और मे की शक्ल में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंशाल्लाह लजीज इसके बारे में दोबारा कभी बात करेंगे। फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि हमने गेव के बाद मी एक प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट रखा है और फिर दिस एड्रेस की सूरत में एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन हर्षल को हमने फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले रखा है। मतलब ये जुमले के बाद भी कहीं आ सकता है, जैसा कि दूसरी एग्जांपल में माई सेल्फ हमने जुमले के आखिर में रखा है, लेकिन साफ जाहिर होता है कि यहाँ इन दोनों और ना ही हरसेल्फ का और ना ही माई सेल्फ का फंक्शन ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जोर देने के लिए है। हमारे पास मेन दिस एड्रेस पहले जुमले में ऑब्जेक्ट है और दूसरे जुमले में हमारे पास माई वर्क का ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो हरसेल्फ और माई सेल्फ जो है ये एज एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब अगर आप इन दोनों को जुमलों से निकालते हैं तो सेंटेंस फिर भी, जैसा कि हमने ऊपर कहा कि अगर एम्फैटिक प्रोनाउन को जुमले से निकाल भी दिया जाए तो सेंटेंस फिर भी बामानी होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर आप उसको निकाल देते तो आप जुमले से ऑब्जेक्ट को निकाल देते। एम्फैटिक प्रोनाउन की सूरत में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको जुमले से निकाल भी दें तो जुमला फिर भी बामानी होगा। जैसा कि अगर आप हरसेल्फ निकालो तो जुमला क्या होगा, शी गेव मी दिस एड्रेस, और ये एक मुकम्मल बामानी जुमला है। इसी तरह आई डू माई वर्क, ये भी बामानी जुमला है, इवन अगर आप माई सेल्फ को निकाल भी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इफ WH वर्ड्स यानी हुज है, व्हाट है, विच है, वगैरह वगैरह आर प्लेस्ड बिफोर अ हेल्पिंग और मेन वर्ब एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अगर इनको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले रखा जाए जुमले के सब्जेक्ट के तौर पर, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो हम इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। वेयर इज, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। विच इज द हाउस, कौन सा घर या मकान है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज टू आस्क इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के लिए भी किया जा सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट बिगिन विद एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं होते। दे बिगिन इन सम अदर वे, वो किसी और तरीके से शुरू होते हैं, उनका आगाज किसी और तरीके से किया जाता है। बट वी प्लेस आवर क्वेश्चन समवेयर इन द सेंटेंस, लेकिन हम बीच में कहीं अपना सवाल भी रख देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जुमला स्टार्ट नहीं करते, लेकिन बीच में कहीं हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है और फिर हम एक सवाल पूछ लेते हैं। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। आप देख सकते हैं कि हु वाज स्पीकिंग कैन बी अ क्वेश्चन, लेकिन हमने जुमले का आगाज आई से किया है और आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि पर्सनल प्रोनाउन है। वी डू नॉट नो हु इज देयर, इसी तरह वी अगेन पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हु इज देयर हमने बीच में एक सवाल पूछ लिया है। तो इस तरह के सवाल आपको जो किसी और अंदाज में स्टार्ट हो और बीच में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रखते हुए एक सवाल पूछें, इस तरह के क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहा जाता है। We do not place a question mark at the end of an indirect question. हम indirect question के आखिर में सवालिया निशान नहीं रखते हैं बेटा, because we do not start it with an interrogative pronoun, क्योंकि हमने जुमले का आगाज interrogative pronoun से नहीं किया होता। Instead इसकी बजाय we place a full stop at its end, हम इसके आखिर में एक full stop रखते हैं, full stop place करते हैं। Interrogative pronoun की बात कंटिन्यू है बेटा। हम who, whose and whom are used for persons only. who का, whose का या whom का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अफराद, इंसानों के लिए किया जाता है। who is knocking at the door, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। whose is this umbrella, ये छतरी किसकी है। whom did you see, तुमने किसको देखा, यकीन जिस फर्द को देखा गया, जिस फर्द की छतरी है, ये जो भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वो कोई फर्द होगा। फ्रॉम हु का, हुज का या हुम का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए करते हैं। विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, विच का इस्तेमाल
अफराद के लिए भी किया जाता है और अशिया के लिए भी, चीजों के लिए भी। इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर। लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं विच के जरिए सवाल करते हैं तो हम तरह लिमिटेड, महदूद तादाद में अफराद या अशिया का तज़किरा करना चाहते हैं। विच इज योर फ्रेंड, यानी कुछ लोगों में से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा दोस्त कौन है। विच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, इनमें से कौन सी किताबें तुम्हारी हैं, यानी किताबों में से पूछा जा रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स में से। What is used for things only? What का इस्तेमाल बेटे हम सिर्फ और सिर्फ अशिया के लिए, चीजों के लिए करते हैं। What have you found? तुम्हें क्या मिला है। What do you want? तुम क्या चाहते हो। What is sweeter than honey? शहद से भी ज्यादा मिठास रखने वाली मीठी चीज क्या है। So what का इस्तेमाल हम सिर्फ अशिया के लिए करते हैं। एक रिकैप है बेटा आज के लेक्चर का, जो बातें आज हमने डिस्कस की। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। इट सेव्स अस फ्रॉम रेपिटेशन ऑफ अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। ये हमें एक ऐसे नाउन की तकरार से महफूज रखता है, बचाता है, जिसका पहले ही तज़किरा किया जा चुका हो। नंबर 2, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन यानी आई और वी, फिर यू, ही, शी, इट और दे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की तरफ रेफर करते हैं, उनका हवाला देते हैं। नंबर 3, नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन की जो नॉमिनेटिव शक्ल है ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। पोजेसिव फॉर्म इज यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेसिव फॉर्म के जरिए हम पोजेशन यानी मिल्कियत को जाहिर करते हैं। एंड एक्यूजेटिव फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, और एक्यूजेटिव फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। पॉइंट नंबर 4 बेटा, when self or selves is added to different forms of personal pronoun, we get reflexive and emphatic pronoun. जब personal pronoun की मुख्तलिफ शक्लों के साथ self या selves लगाया जाता है तो हमें reflexive and emphatic pronouns हासिल होते हैं, यानी इनकी फॉर्मेशन, इनकी बनावट का तरीका एक ही है। नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड फॉर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, क्योंकि फाइल का यानी सब्जेक्ट का किया हुआ अमल वापस उसी की तरफ पलटता है, उसी की तरफ आता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एक ही फर्द या चीज को कहा जाता है। Reflexive pronouns usually act as object of the verb in a sentence. Reflexive pronoun अमूमन जुमले में मफूल ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, यानी इन्हें फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है। नंबर 7, emphatic pronouns are used to lay emphasis. Emphatic pronouns का इस्तेमाल जोर देने के लिए किया जाता है, यानी emphasis के लिए। इनका काम एज ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जोर देने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इफ emphatic pronouns are left out in a sentence, it will still make sense. अगर किसी जुमले से emphatic pronouns को निकाल दिया जाए, इसके बावजूद कि जुमला बामानी ही रहेगा, यानी इसकी सेंस समझ आएगी। Number 9, interrogative pronouns are WH words which are placed in the beginning of a sentence to ask questions. Interrogative pronoun WH word होते हैं जो हम किसी भी जुमले के आगाज में रखते हैं सवाल पूछने के लिए। Number 10, interrogative pronouns can also be used to ask indirect questions. Interrogative pronouns का इस्तेमाल indirect questions के लिए भी किया जा सकता है। Number 11, we place a full stop at the end of indirect questions. हम indirect questions के आखिर में full stop प्लेस करते हैं। उसकी वजह ये है बेटा कि हमने जुमले का आगाज interrogative pronoun से नहीं किया होता, तो इस वजह से हम जुमले के आखिर में full stop रखते हैं, question mark नहीं। Number 12, the interrogative pronouns who, whose and whom are used for persons only. Who, whose और whom का इस्तेमाल सिर्फ अफराद के लिए किया जाता है। Which is used for both persons and things. Which का इस्तेमाल अफराद के लिए, अशिया के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। While what is used for things only, जबकि what का इस्तेमाल सिर्फ अशिया के लिए होता है।
आज के असाइनमेंट्स बेटा, राइट एनी 5 सेंटेंसेस कैरिंग a reflexive pronoun and 5 sentences carrying an emphatic pronoun। 5 जुमले लिखने हैं आपने जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, इसी तरह 5 जुमले जिनमें एम्फेटिक प्रोनाउन हो। फिर हमारी इसी तरह की एक और छोटी सी मशक है, राइट 5 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। 5 सवालिया जुमले आपको लिखने हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल्सो राइट 5 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, और इसी तरह 5 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आगाज किसी और तरीके से हो रहा हो लेकिन आप इनडायरेक्टली बीच में एक सवाल भी पूछ लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि हमने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया है 6th इंग्लिश ग्रुप के MCB के नाम से। आज के लेक्चर के हवाले से या प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या होम असाइनमेंट्स के हवाले से आपको कुछ परेशानी है तो आप इस ग्रुप में अपनी पोस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अपने होमवर्क्स वगैरह आप इसी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। सवाल है कोई आज के लेक्चर के हवाले से ज़रूर पूछिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।